चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट यानी प्रकाश। सबसे पहले जो आपको पढ़ाया था हम रिवीजन करवा दे रहे हैं एक बार। यानी आपने पढ़ना चालू किया था प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में कहा जाता है लाइट। जब अब देखिए, लाइट से दो घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक परावर्तन की घटना और एक अपवर्तन की घटना। परावर्तन की घटना केवल एक माध्यम में होता है, अपवर्तन की घटनाएं कितने माध्यम में हो जाती हैं? दो माध्यम में। तो परावर्तन पढ़ने से पहले आपको हमने प्रकाश के विषय में पूरा बेसिक जानकारी दे दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश को आप स्वयं देख नहीं पाते, लेकिन उसकी सहायता से वस्तुएं देखी जा सकती हैं। ये देखी कैसे जाती है ये भी बता दिया था कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु के अंतर्गत कोई व्यक्ति भी आ सकता है, चीज़ भी आ सकती है, उस पर पड़ता है तो उससे टकरा कर आपकी आंखों तक वह पहुँचता है ना, जिस वजह से वह वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा के बारे में आपको अगला बताए थे कि प्रकाश फोटान के कणों के रूप में गति करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद अगला टॉपिक बताए थे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 की पावर, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। इसकी चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य को मापने का इकाई है, यूनिट है। समझ गए? जैसे समय को मापने का सेकंड, वैसे तरंग दैर्ध्य को मापने का एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन दिया है। और अगर मान लो एनसीईआरटी नहीं देखते, अरिहंत देखते हैं या राजीव प्रकाशन का बुक देखते हैं, तो वहाँ आपको 4000 से 8000 देखने को मिलेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को प्रकाश के विषय में और कुछ बताए थे कि बस इतना ही? हाँ, प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है न। अगर जल ठोस में है तो उसका अलग रहेगा, जल में है तो अलग रहेगा, वायु में है तो अलग रहेगा। यानी प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ये घटना आपको अच्छे से दिख जाएगी जब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दो माध्यमों में हो जाएगा। एक हवा में, जहाँ तक हवा में रहेगा एकदम सीधा दिखेगा, और जहाँ से पेंसिल पानी में जाएगा वहाँ से टूटी हुई या टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। वो हम देखेंगे जब पेंसिल वाली घटना देखेंगे तब। ठीक, इसके बाद प्रकाश के विषय में आपको और कुछ बताए थे कि नहीं? प्रकाश के स्रोत के बारे में बताया था कि प्रकाश के दो स्रोत हो सकते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम जिसे कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद ऐसे जो मानव ने निर्मित कर लिया है उससे प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, इसको मानव ने बनाया है, इससे भी हमको प्रकाश मिल जाता है। और इस आधार पे भी इनको दो भाग में हमने बांट दिया था, दीप्त प्रकाश और अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, वह किसी का प्रकाश लेता नहीं है। अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिसमें अपना खुद का प्रकाश, मोमबत्ती में भी अपना खुद का है, वो किसी से लेता नहीं। बल्ब में भी अपना खुद का है, किसी से लेता। लेकिन ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से नहीं चमक करके बल्कि दूसरे की मदद से चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके चमकना चालू करता है। व्यक्ति कोई है, व्यक्ति के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो दिखने लगता है, अंधेरे में वो दिखता नहीं। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश से कोई वस्तु भी चमकती है, वैसे चमकती नहीं है। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? हाँ, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, गुजरती हैं, उस माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं न। यह 3 तरीके का हो सकता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी माने जिसके आर पार, माने प्रकाश की अधिकांश भाग इस पार से उस पार निकल जाए, अधिकांश माने ज्यादातर। और पारभाषक, पारभाग जैसे कांच है, कांच से इस पार से उस पार ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश निकल जाता है, जिस वजह से हमको इस कांच अगर लगा रहे तो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं ना। कांच अगर लगा दो यहाँ, यही मान लो इस गेट में कांच लगा होता, कांच का घर होता, कांच का दीवार होता, तो हम चाहते तो उस पार देख सकते थे कि उस तरफ क्या हो रहा है ना। थोड़ा सा अधिकांश भाग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे यहाँ से इतना साफ देख पा रहे हो वहाँ तक, अगर यही कांच लगा रहता देख तो पाते, लेकिन उतना साफ नहीं दिखता जैसे ऐसे दिख रहा है। जैसे कांच लगाने पे साफ तो दिखेगा,
लेकिन जितना ऐसे साफ दिख रहा है उतना साफ दिखेगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट भाग इस पार से उस पार नहीं हो पाता, जरा थोड़ा भाग ऐसा होगा जो उस पार गुजर नहीं पा रहा होगा। ये बता दी थे। पारभाषक माने जिसमें तनी तनी यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस पार से उस पार गुजर पाए। जैसे अगर आप तेल लगा के कागज पे देखेंगे तो प्रकाश इस तरफ से उस तरफ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा भाग जाएगा, कंप्लीट भाग इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा। क्लियर। और अपारदर्शी माने जिससे होकर के प्रकाश की थोड़ी भी मात्रा गुजर न पाए। जैसे ये दीवार है, इस दीवार से प्रकाश का जरा भी मात्रा उस तरफ जाने को नहीं मिलेगा। मान लो मुक्का उक्का है तो वहां से निकल जाए, अलग की बात है। कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश हो तो अगर धुआं हो तो वहां से कितना अच्छा दिखता है। ऐसे धुआं हो और उस मुक्के से आता हो प्रकाश तो कितना अच्छा लगता है देखने में। ठीक, ये हम लोग देखेंगे, ये भी घटना आपको मिलेगा देखने को। इसके बाद आप लोगों को क्या बताए थे? हाँ, प्रकाश की किरणें। जब किरण किसे कहते हैं? जो एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक जाए उसे प्रकाश का किरण कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है: अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें क्या हो, कई माने प्रकाश की किरणें निकलें और निकल के एक जगह पे आके मिल जाएं ना। ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो या मिल जाएं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी। और जब किसी एक जगह से प्रकाश की किरणें निकलें और फैल जाएं तो ऐसे को हम कहते हैं अपसारी। जैसे आप लोगों ने टार्च जलाया होगा, टार्च में एक छोटा सा बल्ब होता है। ये मान लो हमने टार्च लिया, टार्च ये है, ठीक। इस टार्च में मान लो यहाँ बत्ती है, ये बत्ती लगी हुई है, तो इसको जलाओगे तो देखो ये प्रकाश क्या हो गया? फैल गया, यानी यहाँ तक प्रकाश दिखने लगेगा। इस प्रकाश के फैलने की घटना को ही अपसारी कहते हैं। अप माने होता ही है फैलना, अपसारी प्रकाश किरण। अभिसारी माने मिलना, अपसारी माने फैलना। और एक और बताए थे, जब समांतर, जब प्रकाश की किरणें कभी किसी स्थान पे मिले नहीं बल्कि एक सीधी रेखा में निकल जाएं, गमन कर जाएं, तो उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये था प्रकाश और प्रकाश का क्या घटना है आपको बता दिए थे यहाँ तक। किसके आगे भी कुछ बताए हैं? नहीं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, यहाँ से अब आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। अब ये कल हम रिवीजन नहीं कराएंगे, एक दिन रिवीजन कराएंगे। अब इसके बाद आप लोग रिवीजन खुद घर पे करिएगा। हम इसको कल करवा देंगे जो अभी पढ़ा रहे हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन जैसे अभी करवाए हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में कहेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसका? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन कहते किसे हैं? कल आपको प्रैक्टिकल दिखा दिए थे, आज आपको शॉर्ट वीडियो प्रैक्टिकल का मिल जाएगा ना। अब देखो, मैं कर रहा था कल, उतना अच्छे से आया नहीं तो आज पढ़ा रहता वीडियो। परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसका वीडियो होना चाहिए था। 2 घटनाएं हैं, आपको 2 प्रैक्टिकल करना है। एक आपको परावर्तन वाला कल दिखाए थे। यहाँ हमने किया क्या था? धूप बत्ती जलाया था और एक कांच लिया था, समतल दर्पण लिया था। उस समतल दर्पण पे हमने क्या किया था? लेजर लाइट को जलाया था। तो लेजर लाइट जैसे पड़ा था तो इस तरफ क्या हुआ था? निकल गया था। प्रकाश की किरण टकरा के वापस उसी माध्यम में क्या हो रही थी? लौट रही थी। ये वाला घटना दिखाए थे, लेकिन घर पे कर रहे थे तो उतना अच्छे से धूप बत्ती नहीं जल रहा था, जिस वजह से ये घटना नहीं हो पाया। आज हम लोग देख लेंगे। आज हम थोड़ा सा धुआं ज़्यादा कर लेंगे ऊपर ही सुलगा के, तब वहाँ दिख जाएगा आपको खूब अच्छे से। यहाँ आएगा और बैंड होके निकलेगा। वहाँ खूब जब ज़्यादा धुआं रहेगा ना तब एकदम साफ दिखेगा। उस धूप बत्ती से क्या हो रहा था? जब जैसे धुआं है ना, हवा चल रहा था तो ये धुआं ऐसे ऐसे कर रहा था। आज करेंगे क्या? एक कमरे में जाके ढेर सारा ऊपरी सुलगा देंगे, वो कमरा पूरा भर जाएगा धुआं से। उसके बाद जब करेंगे तो पूरा अच्छे से दिखेगा आपको। पूरा खिड़की उड़की बंद हम कर देंगे, धुआं निकलने का चांस भी नहीं होगा, तो आपको खूब अच्छे से दिख जाएगा एकदम। ठीक, ये घटना आज हम दिखा देंगे लाइट बुझा के, आप देख लेना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, देखो जैसे ये मान लो कोई सतह है और ये चिकना सतह है ना, ये चिकना सतह है। इस चिकने सतह को हम चिकना सतह नहीं कहेंगे बल्कि परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे?
परावर्तक पृष्ठ। इसको परावर्तक पृष्ठ क्यों कहेंगे ये भी समझ लो पहले। ये इससे प्रकाश की किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा, इसीलिए इसको कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पहले आप हम लिख देते हैं। देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ मान लो सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरणें निकली, सूर्य से या किसी भी चीज से प्रकाश की, जिससे प्रकाश की किरण निकलती हो, यहाँ से निकली और निकलने के बाद इस सतह से टकराई और टकरा के वापस उसी माध्यम में क्या हो गई, आ रही है, ये आने वाली किरण है, ये टकरा के लौटने वाली किरण है, ठीक। और ये यहाँ पर नॉर्मल है, अभिलंब। अभिलंब भी हम आपको दिखाएंगे, ये है, इसे कहा जाता है नॉर्मल यानी अभिलंब। देखो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित। क्या, आपतित किरण। आपतित किरण, किरण आपको बता दिए हैं, ठीक। ये कैसा किरण है, परावर्तित किरण। पहले किरण ही समझ लेना, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और परावर्तित किरण क्यों कह रहे हैं, हम रेखा भी कह सकते थे, क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है, निश्चित बिंदु से और अनंत तक जाएगा। हो सकता है सूर्य कुछ पता नहीं कितना दूर है, हम कांच यहाँ ले लें और तब चमकाना चालू करें ऐसे से करके। आपने किया भी होगा बचपन में, बैठे होंगे, धूप आया होगा, आप बैठे होंगे, वो आपने कांच पे गिरा होगा, आपका मित्र आपके मित्र का घर आपके सामने है, मान लो कुछ दूरी पे, तो आपने क्या किया, ऐसे कांच को लिया, जब उस पर प्रकाश पड़ी तो उसके मुंह पे आप लोग चमकाए होंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन ही था। सूर्य कहाँ है, अनंत से आ रहे हैं, बहुत दूर है, वहां से प्रकाश की किरणें आई और आपके दर्पण पे टकराई, तो देखो अनंत तक आया। और इसे क्यों कहते हैं परावर्तित किरण, इसमें क्यों लगा, इस वाले में किरण क्यों लगा, क्योंकि जब यहाँ से टकराई तो ये भी एक निश्चित बिंदु हो गया और यहीं से लौट रही है, तो एक निश्चित बिंदु से लौट रही कि हर जगह जहाँ से लौट जा रही है, हाँ जो पर, और जिस सतह पे टकरा रहा है उस सतह को कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ या तल जो भी दिया होगा देख लेना, परावर्तक देख लो लिखा होगा, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ दिया होगा ना जी, परावर्तक पृष्ठ, ठ जो होगा देख लेना, परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए, और ये वाला कहलाता है नॉर्मल या अभिलंब। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल या अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक, अभिलंब। देखिए अब आप समझिए परावर्तन है क्या। जब प्रकाश की किरणें ना किसी बिंदु से निकलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से, या किसी चिकना सतह मतलब समझ रहे हो ना, ये परावर्तक पृष्ठ चिकना, नीचे खुरदरा होगा और उस तरफ चिकना। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इसे इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोल लोगे तो वो लिख दें कि लिख लोगे, लिख लेना, लिख दें क्या, जब प्रकाश की किरणें बोल लो, हाँ, किसी समतल पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। वर्तन कहते हैं। देखो ये कहा क्या है, टकराकर वापस उसी माध्यम में। यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन कितने माध्यमों में होने वाली घटना है? एक ही माध्यम में। बताओ, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया है कि अलग माध्यम है? हवा में ऐसे, जैसे हम इस पे टार्च मारे इस दीवार पे और दीवार से वापस लौट आए, तो बताओ ये गया कहाँ से था? हवा में गया था और लौटा कहाँ? हवा में ही। तो एक ही माध्यम है कि माध्यम चेंज हो गया? एक ही माध्यम। तो यानी प्रकाश का जो परावर्तन की घटना होती है वह एक माध्यम में होती है। अब आपको सब कुछ समझ लेना है। ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये वाला कोण क्या है और ये वाला कोण क्या है। ये कोण, इस वाले कोण को कहते हैं, ये बताओ कौन सी किरण है? और ये क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये वाला कोण होगा आपतन कोण। देखो आप यहाँ लिखा है, आप क्या लिखा है? आप, और तन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आपतन। यहाँ क्या लिखा है? परा, तो तन जोड़ देंगे, परावर्तन। परावर्तन। तो ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। ये वाला क्या कहलाता है? इसे आई से दिखाते हैं। और ये वाला परावर्तन कोण इसे आर से दिखाते हैं। तो ध्यान से सुनना। अब सब की परिभाषा हम लिखाएंगे नहीं, बोल रहे हैं एक तरफ से। जो किरणें आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं उन किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। ऐसी किरणें जो आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं, आने वाली किरण जो आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर आकर आपतित किरण टकराती है और लौटती है उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर से सुनो। जिस पृष्ठ पर आपतित किरण आकर टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उस पृष्ठ को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। अरे भैया, जिस पे आया, जहां से टकराया, टकरा के लौट गया, वही परावर्तक पृष्ठ। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम लाइट जलाएं, लाइट जाके टकराया और टकरा के वापस, तो परावर्तक पृष्ठ कौन है? बोर्ड है। इसी पे आया, टकराया, टकरा के, माने आपतित किरण जिस पृष्ठ पे आके टकराती है और उसी से वापस लौटती है, उसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। मान लो ये दीवार होता, दीवार पे हम लाइट जलाते, दीवार से टकरा के वापस लौट आता, तो परावर्तक पृष्ठ कौन हो जाता? दीवार। यही शीशा होता, शीशे पे हम जलाते तो शीशे से टकराता, वापस लौट जाता, तो शीशा क्या हो जाता? परावर्तक पृष्ठ। तो जिस पृष्ठ पर कि आपतित किरण आके टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौटती है उस पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। बोलो, आपतित किरण समझ में आया? यानी आकर टकराने वाली किरणों को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराती है और जिस पृष्ठ पर आकर टकराती है और लौटती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ। अब यहाँ देखो, ये बताओ कौन सी किरण है? ये क्या है? इन दोनों का ये क्या है? बीच है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते। क्लियर है? इस तरफ देखो, परावर्तन कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, देखो अभिलंब दोनों के साथ आ रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन कोण किसे कहेंगे बता लोगे? और आपतन कोण किसे कहेंगे बता लोगे? अब देखो, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ये आप जब प्रैक्टिकल आज करेंगे, अगर हो गया सही से, तो आपको दिखेगा कि जब हम कांच पे ऐसे तिरछा मारेंगे ना, तो ये जैसे ऐसे मारेंगे ना, ये इतना तिरछा मारेंगे तो ऐसे भी निकलेगा। अगर हम सटाक ऐसे लगाएंगे तो ऐसे निकलेगा। बताओ, जैसे ये, अब ये तो नॉर्मल हो जाएगा अभिलंब, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी ये वाला कोण जितना होगा उतना ही कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? ये 45 है तो ये भी। एक बार प्रश्न पूछा था, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण 55 डिग्री है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण 55 डिग्री है, तो बताइए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कितना होगा? 55 ही होगा। यहाँ अगर 55 है तो यहाँ भी, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फिर से बोल रहे हैं एक प्रश्न, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 45 डिग्री है, तो बताइए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा? 45 होगा। क्लियर? और भी प्रश्न फंसा के पूछ सकता है, ये कह सकता है परावर्तक पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ, और यहाँ बना कोण, यानी परावर्तक पृष्ठ और परावर्तित किरण के बीच यहाँ बना कोण कितना होगा? अगर ये 45 है, ये 45 है, तो यहाँ बना कोण पूरा होता है ये 90 डिग्री। ये कितना होता है? देखो ध्यान से, ये कंप्लीट होता है। यहाँ से जैसे ये हम परावर्तक पृष्ठ खींच दिए, यहाँ अगर 45 दिया है ना, कंप्लीट कितना होता है? 90। अगर ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा? 45। न, ये आगे प्रश्न मिलेगा, हम करवाएंगे, लेकिन अभी जानते रहो। यानी अभिलंब और पृष्ठ के बीच बना कोण सदैव कितना होता है? 90। यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो हमेशा कितना डिग्री बनाएगा? चाहे इस तरफ ले लो और चाहे इस तरफ ले लो, कितना डिग्री बनेगा? हमेशा 90। अगर ये 45 हो गया भैया आधा, तो ये आधा कितना होगा? 45। अगर ये 30 हो गया तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 20 हो गया तो ये 70 हो जाएगा। समझ गए? यानी दोनों जोड़कर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। क्लियर? इतना था इसके विषय में। आप देखो, इसमें इतना ही है कि और भी दिया है, जितना बता दिए। परावर्तन कहते किसे हैं? देखो क्या क्या प्रश्न पढ़ाए हैं, आप सुनते जाओ। हमने पढ़ाया परावर्तन किसे कहते हैं, पहला। दूसरा आपको बता दिया कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तीसरा बता दिया परावर्तित किरण किसे कहते हैं। चौथा बता दिया परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। पांचवा बता दिया आपतन कोण किसे कहते हैं। छठवां बता दिया परावर्तन कोण किसे कहते हैं। और सातवां बता दिया अभिलंब किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्लियर? परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर? ये पूरा था। अब देखो, अगर छूट रहा हो किताब में कुछ तो बताओ, और नहीं तो अब हम लोग करेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन भी 2 प्रकार का। परावर्तन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ये जो परावर्तन कर देख रहे हो, ये परावर्तन 2 प्रकार का होगा। एक को कहेंगे नियमित और एक कहलाएगा अनियमित। नियमित और अनियमित। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जरा आप बोलोगे क्या? एक बार हम आपसे पूछें, अनियमित को विसरित भी कहते हैं। अनियमित, इसी को विसरित नाम है। देखो, और विसरित, विसरित यही दिया है, दिया होगा, देख लो। अनियमित को विसरित, कभी कभी विसरित पूछ लेता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अनियमित और अनियमित पढ़े होते हैं। बस 2 ही नाम है कि एक नाम और है ना? तो ये नियमित अनियमित देगा तो सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर दे दिया विसरित तो ध्यान से पढ़े रहोगे तभी समझ में आएगा, नहीं गड़बड़ होगा। अब देखिए, परावर्तन 2 तरीके का हो गया। अगर परावर्तन हो रहा है तो क्या जरूरी है हमेशा वो समतल पृष्ठ ही हो? ये भी हो सकता है कि वो समतल ना हो करके बल्कि खुरदरा हो। जैसे आप क्या हमेशा फेयर ही खरीदते हो कि रफ भी खरीदते हो? रफ भी खरीदते हो, तो रफ और फेयर में अंतर होता है। पेपर जो होता है, पेपर वो हमेशा बनाया जाता है अनियमित, माने खुरदरे पृष्ठ पे। कैसे पृष्ठ पे? रफ पे बनाया जाता है, फेयर पे?
नियमित वहां होगा जो फेयर होगा, अनियमित वहां होगा जो रफ होगा। अच्छा ये बताओ, अगर छोटा अक्षर लिखना है, ध्यान सुनना, अगर बहुत छोटा अक्षर लिखना है तो ऐसे वाले पे लिख दोगे ना तो आंख खराब होने का खतरा ज्यादा रहेगा। क्लियर? और अगर छोटा अक्षर लिखना है तो किस में लिखा जाता है? अनियमित। पेपर आप बताओ, बहुत छोटा लिखा जाता है पेपर कि बड़ा बड़ा अक्षर उसमें? हाँ, पेपर में, पेपर आपने पढ़ा होगा केवल हेडलाइन जो होगा बड़ा होगा न, शटर टेढ़ा करके, माने चोरों ने किया चोरी, ताला बिना तोड़े कर लिया चोरी, शटर को टेढ़ा करके न, ऐसे करके आप पृष्ठ खतरनाक टाइप जैसे लोग पढ़े आकर्षित हो जाएं न। बहुत सारा एटीएम को उखाड़ ले गए मशीन, माने ऐसा आपने न्यूज़ सुना होगा कि जेसीबी से एटीएम को ही चोरों ने उखाड़ लिया, पूरा पैसा निकालना था तो एटीएम नहीं, पूरा एटीएम उखाड़ लिए जेसीबी से। ये सब लिखने से थोड़ा ऐसा लगता है कि देखिए, आप लोग देखते भी होंगे कभी कभी ये देख देता है कि इनकी मौत हो गई, न्यूज़ खूब बढ़िया चलने लगता है, हेडलाइन में लिख देता है न, भविष्य, इन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है। तो जैसा ट्रेंड वो रहता है, जितना चटपटा मसाला रहेगा आदमी पढ़ने का प्रयास ज़्यादा करता है। अभी आजकल तो ट्रेंड है शॉर्ट्स का, तो देखो शॉर्ट्स में ऊपर कुछ लिखा रहेगा, अंदर कुछ मटेरियल रहेगा ना, ऐसे खोलोगे तो एकदम चटपटा लिखा रहेगा, आप सोचो क्या है, थोड़ा देख तो लें, तो बाद में पता चलेगा झूठा ही कुछ नहीं है ना। आप देखते होंगे यार, बहुत सारा चीज देखा होगा आपने। तो नियमित और परावर्तन दो प्रकार का, नियमित और अगर छोटे अक्षरों को लिखना है, छोटे अक्षरों को, तो हमेशा कैसा परावर्तन चाहिए? अनियमित। जैसे पेपर जो भी लिखा जाएगा, कभी आपने एकदम अच्छे पन्ना में पेपर देखा है, खूब बढ़िया पन्ना हो साफ एकदम, और उसमें छोटा छोटा अक्षर लिखा गया? नहीं, उसको अगर अच्छा पन्ना होगा और छोटे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक पेपर आदमी क्या सोच के बनाता है कि एक पेपर आदमी एक दिन पढ़ेगा, 50 दिन में पढ़ेगा? एक दिन में। तो आदमी जल्दी जल्दी पढ़ना प्रयास करेगा और जल्दी जल्दी और पूरा भी पढ़ेगा, तो इसीलिए अनियमित बनाते हैं। नहीं तो पता चला छोटा छोटा लिख भी दें और एक दिन में ना, अब मान लो आपकी किताब फेयर में लिखी जाती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है लिखने वाले को कि ये कुछ दिनों तक पढ़ेंगे, कि एक कई दिन में पूरा किताब खत्म कर देते हो, कुछ दिनों तक पढ़ते हो, तो जानते हैं एक आध दो पन्ना पढ़ेंगे तो आप पे ज़्यादा दबाव नहीं होगा। लेकिन पेपर तो एक ही दिन में पढ़ना है, दूसरे दिन न्यूज बदल जाएगा, इसीलिए कैसे पृष्ठ पे लिखा जाता है? अनियमित। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं और अनियमित किसे कहते हैं, ये समझ लो। अगर प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ, चिकने पृष्ठ से टकरा कर लौटे, किससे? ये पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। अगर ये चिकना हुआ, चिकना, और दूसरी बात, चिकना होने के साथ साथ ये जो किरणें आ रही हैं, ये आ रही है, देखो ये आने वाली आपतित किरण है, ये आ रही हैं, आने वाली किरणें एकदम समांतर निकले। कैसे निकले? समांतर। ये एक दूसरे को कभी कट न करें। जब देख लो, ये देखो सभी किरणें क्या हो रही हैं? एकदम समांतर निकल रही हैं। ये कभी जैसे आई हैं, देखो इनके बीच की दूरी जितना है उतना इनके, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी? दो समांतर रेखाएं उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे, वे आपस में कभी मिले न। तो नियमित परावर्तन, जब आपतित किरण और आने वाली किरण भी समांतर हो और टकरा कर लौट के जाने वाली भी किरण क्या हो? समांतर हो, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। जब ढेर सारी किरणें आए, टकराए और टकरा कर जैसे समांतर आके टकराई है वैसे समांतर ही लौट जाए, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। और अनियमित क्या है? जैसे ये है परावर्तक पृष्ठ है, ये देखो कौन सा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ ऐसे नहीं है, बल्कि परावर्तक पृष्ठ ऐसे ये है। ये कैसा है? खुरदुरा है। अब खुरदुरा बनाए कैसे हम? खुरदुरा कैसे बनाए? बन नहीं पाएगा। ऊंच खाल बनाना है। कैसा बनाना है? ऊंच खाल। अब ऊंच खाल बनाना है तो अब हम कैसे बनाए? ये बस। अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, ये ऊंच खाल बन गया। अब देखिए ऊंच खाल माने रफ बन गया। ये फेयर था, एकदम मस्त दिख रहा था, ये क्या हो गया? रफ। इसको समझो रफ है। ये क्या है? रफ, जो आप कॉपी यूज करते हो। और ये कैसा कॉपी है? फेयर कॉपी है। फेयर, साफ सुथरा है एकदम।
फेयर माने गोरा होता है, साफ सुथरा ना। तो ये इससे टकराएगा और टकरा के देखो आने वाली किरण टकराई, आने वाली किरणें टकराई, आने वाली किरणें क्या हो गई, टकराई। ये टकराई और टकरा के देखो एक ऐसे आई है। अब ये यहीं कोई यहीं लौट रही है, ऐसे ही लौट गई काटती हुई। देखो कोई यहाँ से लौट गई, कोई ये यहाँ से। बताओ ये क्या हो रही है, समांतर हो रही है कि आती तो समांतर है लेकिन जब लौटती है तो बताओ समांतर लौट रही है कि काट रही है कहीं। तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें चिकने या समतल पृष्ठ से टकराकर आने वाली किरणें भी समांतर हों और टकराकर लौटने वाली भी किरणें समांतर ही हों तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है, यानी फेयर कॉपी। और जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे सतह से टकराकर वापस लौटती हैं और लौटते समय ये समांतर न रहकर बल्कि एक दूसरे को काटने लगती है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन का उदाहरण बहुत पूछता है ना। इन दोनों को हम देखते हैं, पहले इतना आप उतारो तब इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं। चलो समझ लो। देखो है चिकना सतह, ये कैसा सतह है, ये वाला खुरदरा सतह। जब परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है तो ऐसे सतह को खुरदरा सतह कहते हैं तथा इस ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन ऐसे भी बोल सकते हो। ये चिकना सतह है। इधर देखो, अब इस वाले से तो घटना से कुछ पूछता नहीं है लेकिन इससे पूछता है, इस वाले से ये इसकी घटना, इसका घटना पूछता है। इम्पोर्टेंट है ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका घटना पूछता है। कैसे प्रश्न पूछेगा पहले सुनो। प्रश्न कहेगा भैया कि अखबार के कागज को खुरदरा बनाया क्यों जाता है, अब बताओ ना। ये प्रश्न रहेगा तो आपको ये लिखना रहेगा कि अखबार के कागज को खुरदरा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो अक्षर लिखे जाते हैं वो छोटे लिखे जाते हैं और छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक पढ़ने के लिए पृष्ठ को खुरदरा बनाया जाता है, क्योंकि छोटे अक्षरों को पढ़ने में आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात, अगर चिकना रहता सतह तो एकदम समांतर होता। अब देखो जैसे आप इस पेपर को पढ़ो, पहले आप प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी, टकराएगी, टकरा के लौटेगी और जब लौटेगी ऐसे करके एकदम समांतर लौटेगी। सोचो जैसे एकदम समांतर लौटे तो आपकी आंखों में चुभन करेगा कि नहीं, तो चुभन हो जाएगा तो आप ज़्यादा देर तक पेपर पढ़ पाओगे नहीं। लेकिन जब मान लो घुचुर मुचुर करके आपकी आंख में आएगा, आना चाहिए ऐसे इधर उधर करके आ रही, फैल जा रही है, क्या हो रही, कई दिशाओं में क्या हो रही है, तो आपके आंख में उतना प्रभाव डालेगा नहीं। जैसे अगर हम फैला दें, जैसे आप दुचक्का चलाते होंगे, एक लाइट आती है येलो कलर की, वो ऑथेंटिक है, वही सरकार मान्य की है। एक लाइट आप लोग भोंपो टाइप लगवा लेते हो वाइट कलर का, बहुत तेज आंख पे पड़ता है, उस समांतर भी पड़ता है। कभी आप डीपर जलाए होंगे, चलाते समय स्कूटी या दो चक्का चलाते समय एक बार डिप करते हो तो फैल जाता है और डिप करते तो एकदम सीधा जाता है। अगर सीधा वाला डिप कर दोगे तो जिसकी आंख में पड़ेगा आगे गड्ढा उड्ढा रहेगा, बेचारा गिर जाएगा लेके। जैसे तुम जा रहे हो बाइक से मान लो और सामने कोई बेचारा साइकिल से आ रहा है और रास्ते में सड़क पे गड्ढा है, आपने एक बैग डिप कर दिया, सामने वाला लाइट उसकी आंख में पड़ेगा ना तो कुछ समय के लिए उसको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में डायरेक्ट किरणें एकदम समांतर चली गई, जिस वजह से उसको चकाचौंध लग गया, कहते हो चकाचौंध हो गया ना, तो इस वजह से वो साफ साफ नहीं देख पाएगा कुछ टाइम तक। अब ऐसा पृष्ठ बनाने से पेपर को अगर एकदम सपाट बना दोगे, एकदम फेयर बना दोगे तो उसमें जो किरणें पड़ेंगी एकदम समांतर आके आपकी आंखों में घुस जाएंगी, तब आप उसको पढ़ तो लोगे लेकिन ज़्यादा देर तक पढ़ने में आपके आंखों से पानी गिरने लगेगा और दूसरी बात कि आपकी आंखों में चुभन होगा। इसीलिए पेपर को खुरदरा बनाया जाता है, जिस वजह से उसमें परावर्तन हो लेकिन अनियमित हो, जो टकराएं किरणें और लौटने लगे तो कई दिशाओं में फैल जाएं, जैसे आपकी आंखों में उतना प्रभाव न पड़े। तो पेपर को खुरदरा बनाना ये किस परावर्तन की घटना को दिखाता है? अनियमित परावर्तन की घटना को। दूसरी बात, आप लोगों ने किसी पिक्चर में देखा होगा
खिड़की को लगाते समय उस खिड़की को खुरदुरा लगाया जाता है, खुरदुरा खुरदुरा करके ना। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब धूप पड़े और पता चला आप खिड़की खोल के ऐसे खड़े हो बगल में और इस तरफ खड़े हो और आया बालकनी बनवाते हो, बालकनी के पास खड़े हो और यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण उस पर पड़ी और जाके आपकी आंखों पे आके क्या हो गई, टकरा। फिर जैसे मान लो यहाँ खिड़की खुला है, अब प्रकाश उस तरफ से आया, मान लो यहाँ से प्रकाश आया और आके यहाँ टकराया। ऐसे खिड़की खोल के रखे हो, अभी बंद होता तो कोई बात, खुला है तो प्रकाश की किरण टकराएगी, टकरा के आपकी आंखों तक लौटेगी, क्योंकि परावर्तन का यही नियम है कि टकराना और टकरा के लौट के आना। अगर खुरदुरा पृष्ठ नहीं बनाओगे तो जब प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो आपकी आंखों में आके पड़ जाएंगी और समांतर अगर पड़ गई तो आपको चकाचौंध कर देंगी। इसीलिए घरों की खिड़कियां जो बनाई जाती हैं वो खुरदुरे पृष्ठ से बनाई जाती हैं, जिससे हमारे आंखों पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आंखें सह लें और आसानी से हम किसी चीज को देख पाए, हमको चकाचौंध न हो। ये दोनों घटनाएं किस प्रवर्तन की हैं? खिड़कियों का खुरदुरा होना और पेपर का खुरदुरा बनाया जाना, ये दोनों अनियमित परावर्तन की घटना है। बोलो कोई दिक्कत? तो पेपर पहला, एक तो है पेपर को खुरदुरा बनाना, पेपर अखबार या अखबार, और दूसरा पहला घटना ये है। दूसरी घटना है खिड़की का खुरदुरा। ठीक, ये दोनों की घटनाएं किसकी हैं? अनियमित परावर्तन की। खुरदुरा लिखी दिए हैं, इससे समझ में आएगा कैसा। उतार लो। मिटा दे, ये वाला देखो हम मिटा दे रहे हैं, उधर वाला भी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको नियम भी पढ़ना है। ठीक, ये नियमित अनियमित परावर्तन समझ गए। नियमित किसे कहेंगे समझ जाओगे? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराकर आने वाली किरणें वापस उसी माध्यम में लौटती हैं और समांतर लौटती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरणें समांतर चलें लेकिन पृष्ठ से, खुरदुरे पृष्ठ से टकराने के पश्चात वे समांतर न होकर के बल्कि फैल जाएं, है ना, या एक दूसरे को काटने लगे, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये वाला बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। ये वाला बिंदु कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और अभिलंब। आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ। ये मान लो ये है, देखो ये है, यहाँ बिंदु है और ये पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है जरा बताओ? हाँ, परावर्तक पृष्ठ। तो आपतन बिंदु, आपतन और परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला क्या कहलाता है? अभिलंब। अब बोल पाओगे अभिलंब की परिभाषा? अभिलंब क्या बोलोगे? हाँ, आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ, हाँ, पृष्ठ पर बनने वाला 90 डिग्री का कोण ही, क्या बनाने वाला 90 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो परावर्तन के नियम। किसके नियम? परावर्तन के दो नियम। कितने नियम है? दो। पहला नियम बिल्कुल सिंपल, दूसरा नियम बिल्कुल सिंपल। दोनों हम बता भी दिए हैं लेकिन लिख देते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। अब ये क्या है? अभिलंब। देखो सुनो, अब नियम देखो। प्रथम नियम परावर्तन के नियम। परावर्तन
वर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। दो नियम है, कितने नियम है? दो। दोनों को हम समझते हैं बहुत ध्यान से। परावर्तन के नियम, एक पहला नियम है और एक दूसरा। देखो हम बताएंगे नहीं, हम लिखते चलेंगे, ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही तल में होते। ये तीनों एक ही तल में है कि अलग अलग तल में? यही पहला नियम है। आपतित किरण, देखो हम लिख रहे हैं आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और आपतन, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। समझ गया? लिख पाओगे कि नहीं? अपने भाषा में तुम लिखना, ये मत सोचना कि एकदम जैसे हम लिखे हैं वही लिखो ना। बोलो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम है, आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर। आपतन, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर होता है किसके? आपतन कोण को दिखाते हैं आई से और परावर्तन कोण को दिखाते हैं। समझ गए? आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आई। ये दोनों के दोनों नियम है। कितने नियम थे? दोनों नियम हम आपको लिखवा दिए और याद कर लो। अगला टॉपिक आपका शायद है ना, एक टॉपिक क्या है, पहले आपको एक प्रश्न करना है। लाओ देखिए, हम प्रश्न बोले, देखो आप लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते। सुनो, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश के कोण पर झुका है, यदि किसी समतल पर, मान लो ये समतल है, मान लो ये क्या है? समतल है ये और आपतित किरण आई, आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण। तर आई, यदि किसी समतल पर, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण किसके साथ? अब अच्छा ये बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण, यानी किसका मान? आई। किसका मान? आई बराबर दे दिया है 45। आई बराबर दे दिया है, कहा है आई का मान 45 है। तो आपसे पूछा है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण, ये क्या होगा? 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि आई और आर आपस में क्या होता है? बराबर। तो जितना आई होगा उतना आर होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? यही प्रश्न था, आप प्रश्न कर लेना। अगला टॉपिक है प्रकाश का उत्क्रमणीयता, इसको हम करेंगे अगले क्लास में ना। इसके बाद आपका ये चैप्टर 2-3 दिन का और चैप्टर बचा है, बाकी खत्म हो जाएगा।